गुड इवनिंग। तो हम लोग सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं टू अ स्काईलार्क, पीवी शैली का जो दूसरा पोएम है जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो पहले कुछ पोएम के विषय में हम लोग जान लेते हैं, बेसिक चीजें जहां से हमारे क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं टू अ स्काईलार्क, जो कि एक लिरिकल पोएम है, लिरिक पोएम है पीवी शैली जी के द्वारा। और पीवी शैली जी ने इसको कंप्लीट किया था 1820 में। ठीक, और उसके बाद में जब इनका एक कलेक्शन आता है प्रोमेथेउस अनबाउंड, उसी के साथ में ये भी पब्लिश होती है। मतलब 1820 में कंप्लीट किया और उसके समय इसको पब्लिश भी कराया। तो बेसिकली अगर पूछा जाए कि कब लिखी गई है तो फिर 1820 ही आंसर हमारा होगा। पब्लिकेशन डेट भी सेम ही रहेगी। ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इतना सारा ब्रॉड सिलेबस दे रखा है, तो ज्यादा डेट पे फोकस नहीं करेगा। जो भी फोकस करेगा एक्सपर्ट, वो कॉन्सेप्ट पे और फैक्ट पे फोकस करेगा। बेसिकली डेट से तो दूर ही रहेगा वो। ठीक, तो अगर नहीं भी याद रहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और बेसिक चीजें के विषय में समझ लीजिए। इसमें देखिए 21 स्टेंजाज हैं आपके टोटल, और हर एक स्टेंजा की खास बात यह है कि हर एक स्टेंजा में 5 यानी कि 5 लाइन्स है। ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। टुआ स्काईलार्क 1820 में कंप्लीट होती है। इसमें 21 स्टेंजाज हैं और हर एक स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं। ठीक है, और इसमें एक लास्ट लाइन होगी जो अलेक्जेंड्रिया लाइन होगी। ये खास बात याद रखिए। बाकी आपसे इसमें नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 1 मीटर में नहीं लिखेंगे, हर लाइन में अलग अलग तरीके का है। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट लाइन आप समझिए जो कि एक लेंथी लाइन होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, वो अलेक्जेंड्रिया लाइन में है। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से बना दिया जाए, बताइए टू स्काईलार्क का जो लास्ट मतलब जो हर एक स्टेंजा है उसकी लास्ट लाइन किस मीटर में है, तो बेसिकली अलेक्जेंड्रिया लाइन में है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछ दे एक्सपर्ट तो हमारा आंसर सही होना चाहिए। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा बना सकता है क्वेश्चन? क्योंकि जो 4 लाइंस हैं वो बेसिकली एक ही पैटर्न में कह सकते हैं लिखी हुई है, जबकि लास्ट वाली लाइन की थोड़ी लेंथ लंबी है और वो अलग से एक स्पेसिफिकेशन देती है वहां पर। तो उसकी अपनी एक खुद की अलग से इमेज और वैल्यू बन जाती है और एक्सपर्ट का माइंड वहां पर पहुंच सकता है। तो हो सकता है वो पूछ ले कि लास्ट लाइन बताइए जो है वो किस मीटर में लिखी गई है, जो कि हर एक स्टेंजा में एक सेम ही पैटर्न फॉलो किया गया है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए। टोटल लाइन्स हैं आपकी 105, बट इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हम लोग अभी डिस्कस किए कि अलेक्जेंड्रियन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग सीधे पहुंच रहे हैं पोएम की तरफ, और पोएम को शुरू करने से पहले आप समझ लीजिए बेसिकली पोएट जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है स्काईलार के साथ में। और उसकी कह सकते हैं सिंपल वर्ड में अगर बोले तो उसकी जो क्वालिटीज हैं उसके विषय में वो यहाँ पर बताएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है उसकी क्वालिटीज को लेकर स्काईलार्क की, और उससे कई क्वेश्चन भी पूछेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो देखते हैं कि इस पोएम में क्या है। और एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैं जहां पर फोकस कर रहा हूँ वहां पर आपको फोकस करना है।
अगर आपके पास पेन पेंसिल नहीं है तो अपना उसको लेके बैठिएगा, ठीक। तो जहां पर मैं मार्क करूँ वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा और वहीं से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएट कह रहा है पहले स्टेंजा में, हेल टू दी ब्लिथ स्प्रिट बर्ड दाउ नेवर वर्ड दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, रेस्ट thy full heart in profuse strain of unpremeditated art। तो यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ी ये लाइन देखिए, इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी है। ये वाली लाइन जो अलेक्जेंड्रियन में लिखी गई है, ये आपको याद रखने योग्य बात है, ठीक। मैं बार बार बता रहा हूँ, हर पांचवी लाइन अलेक्जेंड्रियन लाइन होगी 21 स्टेंजास में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो पोएट स्काइलार से बोल रहा है हेल टू दी। हेल का मतलब वेलकम होता है और दी का मतलब जानते हैं ये स्काइलार के लिए यूज किया गया, तो बोल रहा है हेल टू दी मतलब आपका स्वागत है। ब्लिथ स्प्रिट, ब्लिथ का मतलब जो ब्लेस्ड हो, ठीक, उसके लिए यहाँ पर ब्लिथ लगाया है, मतलब खुश या ब्लेस्ड प्रसन्न स्प्रिट। होता है सर। हाँ जी। तो अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्काइलार को स्प्रिट बोला गया है, क्यों? हालांकि वो है तो बर्ड, लेकिन उसे वो मोर देन वर्ड मानता है, और क्या मानता है? उसे स्पिरिट मानता है। तो सेकंड वाली लाइन में देखिएगा लिखा है, वर्ड दाउ नेवर वर, मतलब तुम कभी वर्ड थी ही नहीं। तो इफ यू आर नॉट वर्ड देन व्हाट यू वर? यू वाज यू वर लाइक अ स्पिरिट, यू वर स्पिरिट, ठीक। वर्ड कर रहा है कि तुम तो कुछ वर्ड तो लग नहीं रही हो, तुम एक स्पिरिट हो। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, that from heaven or near it means that the poet wants to say that you came whether from heaven or nearby heaven, and from there possessed thy full heart means whatever you know, you just try to pour that thing from the bottom of your heart. How? In profuse strain. Profuse strain का मतलब, profuse means profound, means deep. Strain means we can say uh, music ऑफ अनप्रीमीडिएटेड आर्ट। अनप्रीमीडिएटेड आर्ट का मतलब होता है अनप्लान्ड, जिसकी कोई योजना ही ना बनाई हो। मतलब जैसे हम लोग कोई भी गीत या फिर संगीत गाते हैं, उसके लिए पहले हम लोग उसमें रिदम देखते हैं, लय बनाने की कोशिश करते हैं, तब जाके उसको गाते हैं, तब वो गाना अच्छा लगता है। लेकिन जो स्काईलार्क, जो कि एक वर्ड से कहीं ज्यादा मतलब एक स्पिरिट के रूप में है, वो कहीं हेवन या फिर हेवन के नियर से आई है, और वो इस तरीके से बहुत डीप स्ट्रेन में गा रही है, और जो गा रही है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अनप्रीमिडिएट आर्ट हो, मतलब अनप्लान्ड आर्ट है ये, बिना प्लानिंग किए हुए भी इतना अच्छा वो स्काईलार्क जो है वो गा रहा है। और वो कैसे? मतलब पूरे तन मन धन के साथ साथ पूरी आत्मा से वो गा रहा है। तो पहले स्टेंजा का मतलब आपको कंफर्म हुआ या नहीं? जी सर। जी सर, जी वर्ड का मीन क्या होता है? जी, वर्ड का सर मतलब वर्ड जो लिखा WERT, वर्ड, वर्ड WERE वर्ड, ठीक। ये आर्किक लैंग्वेज है, पहले जमाने में ये यूज की जाती थी, उस टाइप की लैंग्वेज है। अब चूंकि मॉडिफाइड हो गई, हम लोग नई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दाऊदी आप जानते हैं आर्किक वर्ड है ये। तो अब आपको यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई ये बताओ व्हाट यू मीन बाय अनप्रीमेडिएटेड आर्ट। आर्ट का मतलब आप लगाइएगा म्यूजिक से, सॉन्ग से, और अनप्रीमेडिएटेड का मतलब है विच इज नॉट प्लान्ड, जो अनप्लान्ड है, ठीक है, बिना प्लानिंग किए हुए। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रॉम वेयर स्काईलार्क केम, कहाँ से आया है? अर्थ से आया है, स्काई से आया है, हेवन से आया है, कहाँ से आया है? तो बेसिकली वो कह रहा है कि दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, या तो हेवन से आया है फिर हेवन के कहीं पास से। तो बेसिकली अगर हेवन का ऑप्शन में है तो हमारा आंसर हेवन सही होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते सर हैं। सर जी सर, ये ट्रोकेट ट्राईमीटर मीन्स क्या होता है? ये कौन सा ट्राईमीटर होता है? मैम ट्रॉकी एक मीटर होता है जिसका पहला लेवल स्ट्रेस्ड होता है, दूसरा अनस्ट्रेस्ड होता है। जस्ट अपोजिट है ये आपके आयम्ब का, ठीक है। जब जी मीटर जी। हम लोग देखें तो वहां पर आपको बताया जाएगा। यस सर, मैंने स्ट्रॉन्ग टू बोला है मैं रीड। आपको जी, ओके सर। जितनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनेगा मैं वो बता रहा हूँ। ट्रॉकी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये बिल्कुल आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि अगर हर एक चीज में फॉलो किया गया होता पैटर्न तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, सब में नहीं है तो फिर नहीं है। अब अगला स्टेंजा हम लोग देखते हैं, स्टेंजा नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
हायर स्टिल सर एंड मुझे ये हायर। नेवर नहीं यहाँ पे समझ में नेवर। मैम मैंने क्या बोला, वर्ड दाउ नेवर वर्ड, वर्ड माने पक्षी, दाउ माने तुम, नेवर माने कभी नहीं, वर माने थे, तुम कभी पक्षी थे ही नहीं, तो तुम पक्षी नहीं थे तो क्या थे? ऊपर मैंने बोला कि आपको अभी स्प्रिट बोला है। ओके क्लियर सर। चलिए स्प्रिट है वो, उसको बोला तुम वर्ड तो लग नहीं रही हो क्योंकि तुम एक स्प्रिट के रूप में हो, और स्प्रिट ही ऐसा कर सकती है कि कोई भी प्लानिंग होने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बिना प्लान किए हुए वो इतना अच्छा गा रही है, वो फ्रॉम द बॉटम ऑफ इट्स हार्ट, समझ रहे हैं? वो चीज बताइए, आगे बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 2 की तरफ। हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, मतलब हायर और भी ज्यादा हायर तुम स्प्रिंग कर रही हो, कहां से? अर्थ से। इट मीन्स दैट इस अर्थ से कहीं ज्यादा ऊपर और ऊपर और ऊपर आप जा रहे हो। कैसे? एक सिमिली यूज हुई है, याद रखिएगा, हाउ द स्काई लार्क मूविंग अहेड टुवर्ड्स स्काई, किस तरीके से मूव कर रहा है, हाउ ही इज गोइंग अप हायर एंड हायर। तो एक सिमिली आया है, सिमिलीज को काउंट करते रहिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कितनी सिमिलीज लगाई गई है, ये इंपॉर्टेंट है, और किसके साथ में उसका कंपेरिजन किया गया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंक्रीज जो है कंपेरिजन यहाँ पर हो रहा है वो है लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर। तो अब अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि हाउ स्काई लार्क वाज मूविंग अहेड एंड हायर टुवर्ड स्काई, किस तरीके से, हमारा आंसर होगा लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, एक आग के बादल के समान, वो बिल्कुल और ऊपर और ऊपर और ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है। अब आग वाला बादल तो होता नहीं है, समझ रहे हैं? अब ये नहीं कि आग वाला बादल बन गया वो जलता जाएगा, ये जो हमारे नॉर्मल क्लाउड्स होते हैं उनके लिए बोला है, ठीक है, क्लाउड ऑफ फायर एंड ब्लू डीप डाउ। तो सर फायर क्यों लगाया है सर साथ में इसके? मैम एकदम जैसे फायर जो ज्वलंत होता है, काफी बहुत ज्यादा शाइनिंग करती है फायर, उसके रूप में उस चीज की ड्यूटी को बताने के लिए उसने यहाँ पर फायर लगाया है, ठीक है। जी जी सर जी। हाँ देखिए एक चीज सर और समझ इसको लीजिए, आग के धुएं से नहीं ले सकते हैं, जैसे आग का धुआं ऊपर ऊपर चला जाता है। देखिए मैम इंटरप्रेट करने के लिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बेसिकली इसका जो मीनिंग है उसकी क्लाउड की ब्यूटी के लिए यहाँ पर लगाया गया है। हालांकि हम सब शाइनिंग जानते हैं कि क्लाउड। क्लाउड बना होता है, क्लाउड बना होता है मिस्ट का, फॉग का, स्मोक का, ये दुनिया जानती है, ठीक है मैम। लेकिन चूंकि थैंक इसकी यू ब्यूटी सर। के लिए यहाँ पर लगाया है क्लाउड ऑफ फायर। जहां पर भी कोई चीज होती है मैं आपको हर एक चीज बड़ी विधान से बताता हूँ, व्हाट इट। और एक चीज समझ गॉट इट लीजिए, सर। आप प्रोज नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं पोयम, पोइट्री। तो पोइट्री में जो लिखा होता है वो होता नहीं है, इस बात को दिमाग में रखिए। अब अगर छोटे बच्चों की तरह एमसी केजे वाले तरह बोलेंगे सर इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ, तो फिर आप कभी पोयम का मीनिंग निकाल ही नहीं पाएंगे जिंदगी में। इस तरीके से स्टोरी जब हम बनाते हैं, तो अब अगर सोचो कि स्टोरी को हम जो लिखा है उसका मीनिंग ढूंढे, तो फिर आप जिंदगी में कभी स्टोरी बना ही नहीं पाएंगे, ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। आई होप आप सबने इस चीज का अनुभव किया होगा, जब कभी स्टोरी बनाई होगी तब बहुत सी चीजें सेंस में बनती हैं, जी अंडरस्टैंड जी और सर। नॉट? चलिए, यस सर। सो द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट। अब तुम्हारे जो विंग हैं वो कैसे हैं? बहुत ज्यादा डीप ब्लू कलर के हैं। जब तुम क्लाउड के जैसे ऊपर जा रहे हो तो उसकी सुंदरता को जब देख रहा है हमारा पोएट और बोल रहा है, ये क्लाउड जो फायर का है बिल्कुल उसी तरीके से तीव्र गति से ऊपर और ऊपर और ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, और इसके जो विंग है वो किस कलर के बताए हैं? ब्लू कलर के इसके विंग हैं। एंड सिंगिंग स्टिल डस्ट सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, मतलब गाते गाते उड़ रहे हैं और उड़ते उड़ते गा रहा है। इन चीजों को याद रखिएगा, गाते गाते उड़ रहा है और उड़ते उड़ते गा रहा है। तो दूसरे वाले स्टेंजा में पोएट ने कंपैरिजन किया है किसके साथ में, ये बता दीजिए बस मुझे। क्लाउड ऑफ फायर। क्लाउड के साथ है। ये बात याद रखिएगा, क्लाउड ऑफ एक फायर। सिंपली यूज हुआ है, केवल केवल क्लाउड याद रखिए, बस क्लाउड ही पूछा जाएगा वहां पर, पूरा क्लाउड ऑफ फायर नहीं आएगा। एक सिमिली लगाई है पहली। अब ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये सिंगिंग स्टिल डस्ट सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट,
तो जो उड़ते उड़ते गा रहे हैं और गाते गाते उड़ रहे हैं, ठीक, इसका मतलब ये है। अब अगला, जब वो ऊपर स्काई में पहुंच गया है तब क्या सिचुएशन वहां पर होती है, तो इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सनकन सन ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग। अभी आपको इस चीज का मतलब यहाँ नीचे क्लियर होगा। Thou does float and run like an unbodied joy whose race is just begun। इन 5 लाइंस का मतलब आप समझिए। पोएट कह रहा है इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सी। संकन सी का मतलब सूर्य जब छिपता है तो उसकी रोशनी जो होती है वो गोल्ड की जैसी हो जाती है। तो जब सूर्य छिप रहा है, जब सूर्य संक हो रहा है, उस समय वो स्काई में उड़ रहा है, तो उसका कलर कैसा लगने लगा है अभी आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि गोल्डन लाइटनिंग में तो सीधी सी बात है गोल्डन कलर ही उसका भी हो गया होगा। तो इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सनकन सन, तो जो है डूबते हुए सन की गोल्ड वाली लाइट में, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, उसके ऊपर क्लाउड्स भी जो है वो भी चमक रहे हैं। दाउ डस फ्लोट एंड रन, वहां पर तुम फ्लोट कर रहे हो और रन कर रहे हो। अब रन का मतलब क्या, रन तो बेसिकली जमीन पर होता है दौड़ना, लेकिन अब तो ये वहां ऊपर लगा दिया है, अब ऊपर कैसे दौड़ेगा। फ्लोट का मतलब उड़ना और रन का मतलब इन द यहाँ पर स्पीड स्काई। से है, ठीक है। रन का मतलब स्पीड से है, ना कि टैया टैया चलना जो हम लोग चलते हैं यहाँ, समझ रहे हो। तो फ्लोट एंड रन मतलब वहां पर फ्लाई कर रहा है, और रन का मतलब तेजी से जो है वो फ्लाई कर रहा है। कहां पर फ्लाई कर रहा है, तो पोएट बोल रहा है कि जो स्काई लार्क है वो डूबते हुए सन की गोल्डन लाइटनिंग में, और जहां पर वो भी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये सर वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। एम आई परफेक्टली ऑडिबल। ये सर अब है। यस सर। हाँ जी सर, अब आइए। अब जब पोएट उसको देख रहा है कि वो गोल्ड लाइटनिंग में, मतलब संकन सी की गोल्डन लाइटनिंग में फ्लाई कर रहा है, तो क्या फील कर रहा है, तो कह रहा है कि लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगिन। तो ऐसा आप उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो उसे जॉय मिल पा रहा है वो कैसा जॉय, अनबॉडीड जॉय, मतलब जिसका कोई शरीर ही ना हो, समझ रहे हैं। जिसको शरीर का मतलब क्या है, बेसिकली अनबॉडीड मतलब आप केवल जिसको महसूस कर सकें, ऐसा जॉय उसे मिल रहा है जब वो उसको देख रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसने अभी ही बिल्कुल जस्ट अपनी रेस को जो है बिगिन किया हुआ, मतलब अभी ही बस जस्ट इसने अपनी यात्रा को मतलब शुरू की है। और जब वो उस चीज को देखता है तो उसे काफी जो है अनबॉडीड जॉय की अनुभूति होती है, किसे, पोएट को होती है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि जब स्काई लार्क आसमान में, मतलब सन की रोशनी में और बादलों की रोशनी में उड़ रहा है, ठीक है, तो उस समय वो जो जॉय है, उस जॉय की तुलना की है अनबॉडीड जॉय से, ठीक, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो स्काई में जब स्काई लार्क फ्लाई कर रहा है, तो जो उस समय उसे अनुभूत हो रही है आनंद की, वो है अनबॉडीड जॉय। तो ये आपको याद रखना है कि वहां पर जो उसे आनंद की अनुभूति होती है वो किस तरीके का आनंद है, दैट इज अनबॉडीड जॉय। अनबॉडीड जॉय अभी आपको और क्लियर होगा। दूसरा इसका मीनिंग ये है कि क्योंकि चूंकि बहुत ज्यादा हायर है वो, अब पोएट को अब उसकी आंखों से वो धीरे धीरे ओझल हो रहा है, अब दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन वो गाना गा रहा है, उसके गाने को महसूस करके जो उसे जॉय मिल रहा है वो अनबॉडीड जॉय है। दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको, यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो सर एक अभी बार और। अगले नंबर, मैंने बोला है मैम, चूंकि अभी स्काई में है वो बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर उड़ते हुए जा रहा है, अब चूंकि उसको उस स्काईलार की बॉडी नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन वो जो गा रहा है वो उसे सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, तो वो अनबॉडीड जॉय की उसे अनुभूति हो रही है। बस समझ पाए आप। ओह जी जी जी। हाँ, और दूसरा ये है कि चूंकि वो जॉय को महसूस कर पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, इसीलिए अनबॉडीड जॉय यहाँ पर यूज किया गया। ठीक, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्टेंजा नंबर 3 पर। 3 में देखते हैं क्या बोलता है पोएट। द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड द फ्लाइट।
like a star of heaven. In the broad daylight, thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. देखिए जो मैं ऊपर बता रहा था आपको वो चीज यहाँ नीचे बताई गई है। वो कह रहा है कि द पेल एंड पर्पल, देखिए पेल भी है और पर्पल कलर भी है, तो दो कलर यहाँ पर बताए गए हैं। इवन मेल्ट्स वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, कहां पर, जहां पर ये स्काईलार्क फ्लाइट अपनी भर रहा है या फिर जहां पर ये उड़ रहा है। तो यहाँ पर आप जानते हैं मेल्ट का मतलब पिघलना होता है, वहां पर पेल और पर्पल कलर थोड़ी ना पिघलने लगेंगे, मतलब वहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर बेसिकली हो सकता है कि रेनबो वहां पर हो, तो वहां पर पेल एंड पर्पल कलर दिखाई पड़ रहा हो जहां पर ये फ्लाई कर रहा है। ठीक, और किस तरीके से फ्लाई कर रहा है, तो लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, एक हेवन के स्टार की तरह ये आसमान में फ्लाई कर रहा है। ठीक, कब, कहां पर, कैसे, तो इन द ब्रॉड डे लाइट, मतलब पूरी तरीके से दिन है और दिन की खुली रोशनी में एक स्टार, हेवन के स्टार की तरह आसमां में ये अपनी उड़ान को भर रहा है। और तब पोएट कहता है कि दाउ आर्ट अनसीन, मतलब तुम दिखाई तो नहीं पड़ रहे हो, बट एट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे श्रिल का मतलब तीखे, डिलाइटफुल मतलब जॉय को महसूस कर पा रहा हूँ। डिलाइट का मतलब यहाँ पर आप लगाइएगा ध्वनि से, संगीत से। वो दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन फिर भी चूंकि वो गा रहा है, उसके गाने में जो आनंद अनुभूत कर रहा है वो बता रहा है यहाँ पर कि तुम दिखाई तो नहीं दे रहे हो लेकिन फिर भी मैं जो है उस डिलाइट को महसूस कर पा रहा हूँ, आपके संगीत को सुन पा रहा हूँ। क्लियर है ये? क्लियर है? जी सर। क्लियर सर। हाँ जी सर। तो अब एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, पहले क्लाउड के साथ कंपैरिजन किया डायरेक्ट, अभी इसको सीधे हेवन का स्टार बोल दिया है, याद रखिएगा ये हेवन का स्टार है। तो सिमिली नंबर 3 आ गई है, एक चीज को नोट करते रहिएगा, किससे कंपैरिजन नहीं किया, समझ रहे हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा प्रबल चांसेस है। अब आगे बढ़ रहे हैं स्टेंजा नंबर 4 की तरफ। Keen as are the arrows of the silver sphere, whose intense lamp narrow in the white dawn clear, until we hardly see, we feel that it is there. इन लाइंस, इन 5 लाइंस का मतलब क्या है कि कीन एज आर द एरोज, कि मान लो कोई चीज बहुत ज्यादा कीन है, किसकी जैसी, एरो की जैसी, तीर की जैसी। अब कौन सी चीज जो बता रहा है पोएट है वो एरो यानी कि तीर की जैसी कीन है, तो क्या है, और ऑफ दैट सिल्वर स्पेयर, सिल्वर स्पेयर समझ सकते हैं आप, सिल्वर रात्रि में, रात के समय में सिल्वर टाइप की चीज क्या होती है आसमान में, ये मुझे बताइए जरा। मून। स्टार। रात में क्या होता है, मून, मून, मून। तो मून की जो रेज पड़ रही है, समझ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कीन है, बिल्कुल जैसे, जैसे कि कोई तीर, तीर जिस तरीके से उसकी नोक बहुत ज्यादा कीन होती है, बिल्कुल वैसे ही मून यानी कि जो दिखा ना सिल्वर स्फीयर, सिल्वर मतलब चांदी जैसा जो ब्रह्मांड है उसकी, समझ रहे हैं? सर स्फीयर को ब्रह्मांड बोला है, स्फीयर को ब्रह्मांड बोला है। मैम सिल्वर स्फीयर का मतलब मून से है। ब्रह्मांड में सिल्वर क्या होता है, यूनिवर्स में क्या मून है सिल्वर है, सर, सीधी मून। हाँ, तो उसकी जो रेज है वो एरो की जैसी कीन है, एंड हुज इंटेंस लैम्प, जिसकी इंटेंस बहुत तीव्र लैम्प, रोशनी जो है, लैम्प का मतलब यहाँ पर रोशनी जो है वो नैरो सी पड़ रही है, इन द वाइट डॉन क्लियर, क्योंकि सुबह का समय होने वाला है, मतलब रात्रि और सुबह के मध्य का समय रहा होगा। उस समय बता रहा है कि मान लो जो, क्योंकि उधर सूरज भी निकलने वाला होता है और इधर चंद्रमा छिप रहा होता है, तो उस समय का क्लियर कट समय बता रहा है पोएट की जो सिल्वर स्क्वायर की जो एरो जैसी कीन जो रेज थी, ठीक है, और जिसकी लैंप कैसी थी, इंटेंस जो उसकी किरणें थी, वो अब नैरो होने लगी हैं, इन द वाइट डॉन क्लियर, क्योंकि बिल्कुल सफेद सफेद जो डॉन है, सुबह का समय है, वो अब आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो अंटिल वी हार्डली सी, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से उसे देख पा रहा होगा कि कहाँ पर है ये एक्चुअली स्काईलार्क, वी फील दैट इट इज देयर, लेकिन फिर भी हम ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि शायद वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। कैसे? क्योंकि उसकी आवाज उसे सुनाई पड़ रही है, वो गा रहा है आसमान में, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है,
परंतु उसे महसूस कर पा रहा है कि शायद वो यही कहीं पर होगा। ठीक है, तो इन 5 लाइन का मतलब क्लियर हुआ आपको? यस सर। क्लियर? यस सर। चलिए। सर ये स्काई लार्क रात में ही दिखाई देता है, दिन की रोशनी में नहीं? नहीं, ऐसा नहीं मैम, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि इनमें भी दिखाई देता है और रात्रि में भी दिखाई देता है। बेसिकली ज्यादा हॉट डे लाइट में नहीं, इवनिंग टाइम में, जो कि बताया है जिस पोएट के हिसाब से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो अभी हम लोग ऊपर देखा था कि संकंसी मतलब उस समय सूर्य अस्त हो रहा था, तो हो सकता है कि शाम के समय में स्काई लार्क आता हो, बट ऐसा नहीं कि रात्रि में ही रहता हो, दिन में भी होता है, लेकिन इवनिंग टाइम। ठीक है, ओके सर। सर एक बार ये सर कंफर्म कर दीजिए, हुज इंटेंस लैम्प नैरोज जो आया है सर, इसको एक बार माने सर। जिसकी, इंटेंस माने तीव्र, लैंप माने दिया, नैरो माने हल्का पड़ रहा है, इन माने में, वाइट माने सफेद, डॉन माने प्रातःकालीन, क्लियर माने जो स्पष्ट है, प्रातःकालीन की स्पष्टता से दीपक की रोशनी कम पड़ रही है। तो दीपक मतलब कौन सा? रात्रि का दीपक कौन? लाइट ऑफ मून। लाइट ऑफ मून। मून। बात समझ में आई आपको? मून सर। अब दिन यस में थोड़ी सर। ना दीप रोशनी Thank you. दिखाई देगी, दिन में तो सन की ही लाइट दिखाई देगी, तो अब उसकी जो रोशनी है रात्रि में ज्यादा एक्सपेंड करती है, लेकिन दिन में वो नैरो हो जाएगी। यस और नो? यस सर। करेक्ट सर। यस सर। कोई डाउट है भैया अभी? नो सर। नो सर, थैंक यू। क्लियर चलो सर, वेरी क्लियर। गुड। अब स्टेंजा नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ऑल द अर्थ एंड एयर विद thy voice is loud, as when night is bare from one lonely cloud, the moon rain out her beams and heaven is overflowed। बोल रहा है कि अर्थ और यर तुम्हारी वॉइस से गूंज रहे हैं। और बात करें रात्रि की, तो जब रात्रि बेयर होती है, बेयर का मतलब आप समझ सकते हैं, वैसे तो नंगा होता है, खाली होना होता है, और जहां पर केवल फ्रॉम, खाली होने का मतलब जब रात्रि साफ होगी, मतलब साफ किससे, क्योंकि क्लाउड होंगे नहीं। अगर रात्रि में क्लाउड होंगे तो चांद की रोशनी नीचे नहीं दिखाई देगी, चांद छिप जाएगा। लेकिन वहीं अगर बादल नहीं हुए तो चांद की रोशनी आराम से आप देख सकते हैं, उसका प्रकाश जमीन पर भी आएगा। बस समझ पा रहे हैं? तो अगर रात्रि जो है वो नंगी होगी, मतलब आसमान अगर साफ होगा, तो फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, केवल एकमात्र क्लाउड होगा वहां पर। कितने क्लाउड होंगे आसमान में, याद रखिएगा, वन लोनली क्लाउड है यहाँ पर। कितने क्लाउड? वन। वन वन लोनली लोनली। क्लाउड। तो अब ये समझ वन लो, क्लाउड। ये मान लो मैंने मून बना दिया, ये बन गया आपका मून। अब यहाँ पर एक मान लो मैंने बना दिया क्लाउड। अब इस क्लाउड से, एक ही क्लाउड है, यहाँ से रोशनी इसकी रेस क्रॉस करते हुए आएंगी, ये वाली इस तरीके से। तो फ्रॉम वन लोनली क्लाउड द मून रेन्स आउट हर बीम, मून जो है बारिश कर देगा अपनी बीम्स की उस लोनली क्लाउड से। और तब क्या होगा? हेवन इज ओवरफ्लोड, स्वर्ग जो है पूरा भर जाएगा। किससे भर जाएगा? किससे भर जाएगा? चांद की चांद की रोशनी से। लाइट ऑफ द मून। ठीक है, तो चांद की, अब फिर यहाँ पर नीचे से मतलब निकालिए। पोएट कह रहा है कि जब रात्रि एकदम साफ होगी और रात में सिर्फ एक बादल होगा, उस बादल से चांद की रोशनी बिल्कुल स्पष्ट आती हुई दिखाई देगी, जिससे पूरा आसमान जो है वो भर जाएगा चांद की रोशनी से। उस समय जब ये स्काईलार्क गा रहा होगा तो उसकी आवाज से ये अर्थ, ये आसमान सब गूंज जाएगा। क्लियर है इस स्टेंजा का मतलब? यस सर। जी सर। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हम लोग हैं। यहाँ लिखा है कि व्हाट thou art we know not, what is most like thee, from rainbow clouds there flows not drops so bright to see, as from thy presence showers a rain of melody। काफी अच्छी लाइन लिखी है। देखिए एक्चुअली मैं क्या बता रहा हूँ, अगर ये लाइंस आएंगी तो आप आराम से इनको पहचान लेंगे। तो एक्सपर्ट क्या करेगा, ऐसी लाइंस आपको ढूंढ के देगा जिसे आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो कि ये स्काईलार्क की होगी। जैसे इस बार जो पीजीटी का पेपर आया था, मैं बता रहा हूँ 99% लोगों ने उसका आंसर सही नहीं कर पाया, जबकि स्काईलार्क की ही लाइन थी। लेकिन जिन लोगों ने इस तरीके से पढ़ा है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो लोग आराम से करके अपना चले आए, क्योंकि उनको चाहिए अवर सॉन्ग्स आर दो दैट टेल द सैडेस्ट स्टोरी।
वो लाइन आ जाती तो फट से लगा देते भैया ये स्काईलार्क की है। अब तो एक्सपर्ट बहुत होशियार हो गए, वो जानते हैं लल्ला तुम कहाँ पढ़ के रखे होगे, तो हम वो थोड़ी ना पूछेंगे जब तुम पढ़ के रखे हो। समझ रहे हो? मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सपर्ट मुस्कुराता है पेपर बनाते समय, तो कहता है अच्छा बेटा ये तुमको पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा होगा कि ये तो मार्केट में किताब घूम रही है, तो ये करें पूछेंगे तो सबको पता होगा, तो ये पूछेंगे नहीं हम। हम वो पूछेंगे तुमने पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ा होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? जी सर। समझ पा रहे हैं? जी सर आराम से बढ़िए। तो हम लोगों को अपडेट करना है, ये 5.2.0 वाला वर्जन अपडेट करो अपने अंदर, है ना। एक्सपर्ट से एक कदम आगे रहो, तब सफलता आपके कदम चूमेगी। समझ रहे हैं? अगर आपने एक्सपर्ट के माइंड को नहीं रीड कर पाया तो जिंदगी में कभी कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे, ये भी बता रहा हूँ। दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं एग्जाम के। अरे तो अब वर्ड कह रहा है कि व्हाट डाउ आर्ट, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। तुम यहाँ पर समझना, व्हाट दाउ आर्ट और फिर लगा लो नो। तुम क्या जानते हो? वी नो नॉट, जो हम नहीं जानते। व्हाट दाउ आर्ट नो, वी नो नॉट, जो हम नहीं जानते। मतलब ऐसी क्या खास बात है तुम में जो हमको नहीं पता है। व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, आखिर तुम्हारे अंदर कौन सी वो चीज है ना। मतलब कौन सी चीज तुम्हारे अंदर है और कौन सी चीज तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स, रेनबो क्लाउड से देयर फ्लोज नॉट ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी, वहां से तो ये जो ड्रॉप्स हैं वो इतनी चमकीली तो नहीं दिखाई पड़ती हैं। एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस, मतलब ये जो क्लाउड से जो रेनबो आ रहा है, मतलब क्लाउड से जो रेनबो, ये वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, रेनबो जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, उतना तो ये नहीं दिखाई पड़ रहा है जितने की तुम्हारी प्रेजेंस। मतलब सिंपल बात समझिए, जैसे आप कभी रेनबो देखिए, अब अगर रेनबो आपको क्लाउड से दिखाई दे रहा है, मतलब क्लाउड में आपको 7 कलर दिखाई पड़ रहे हैं, उतना आपको प्रेजेंस मतलब उसकी नहीं आनंद देगी जितने की पोएट कह रहा है कि मुझे तुम्हारी प्रेजेंस में मुझे आनंद मिलता है, जितना कि तुम्हारे संगीत को सुनकर मुझे आनंद मिलता है, उतना तो ये जो रेनबो जो देख रहे हैं क्लाउड से होकर, जो उसकी रेज आ रही है, जो ड्रॉप्स आ रही है, जितनी ब्राइट है, ये भी इतना उसे आनंद नहीं दे पा रही है एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस, जितना कि तुम्हारी प्रेजेंस से मुझे खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि शॉवर्स आर रेन ऑफ मेलोडी, क्योंकि तुम वहां से क्या करते हो, शॉवर करते हो मेलोडी की, तुम संगीत की बौछार कर दे रहे हो, और उसी के कारण उसे आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए पोएट को स्काईलार्क की प्रेजेंस अच्छी लगती है इन कंपैरिजन ऑफ रेनबो को देखना क्लाउड से। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर? यस सर। यस सर। चलो अब ये सर मोस्ट इसमें कोई इंपॉर्टेंट है सिमली है क्या? जी। नहीं, इसमें कोई नहीं है। यहाँ पर बेसिकली ये वाला सिमली है लगाया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इसके साथ कंपैरिजन नहीं किया है, वो अपनी बात को रख रहा है। ठीक है। ओके सर। ये यहाँ पर सिमली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्लाउड था, दूसरा क्या था हम लोगों ने देखा था, बताइए। अनबॉडीड जॉय। अनबॉडीड जॉय। तीसरा अनबॉडीड जॉय। लाइक सर स्टार ऑफ हेवन। क्या? स्टार ऑफ हेवन। वेरी गुड। और अब क्या आने वाला है? सर लाइक अ पोएट। हाई बॉर्न Poet himself. इसमें फोर्थ सर, इसमें यहाँ भी तो सर आया है कीन एज द एरोज, इसमें भी सर सिंपली नहीं होना नहीं, वो चाहिए। उसके साथ में नहीं है, मतलब मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो हमारे स्काईलार्क के लिए लगाया है, वो तो रेस के लिए लगाया है, समझ रहे हैं? जी मून जी की जी रेस जी, थी ठीक उसके है। लिए लगाया है। बाकी अभी हम भेजेंगे तो अपना टोटल सिमली जहां जहां लगा वो काउंट कर लेना, और जो जो हमारे स्काईलार्क के लिए लगाई गई है वो आप अलग से कर लेना। ठीक, इतना आप कर लीजिए। ओके। हो सकता है यहीं से क्वेश्चन बना ले, किसी के साथ कंपेरिजन नहीं किया है। प्लीज म्यूट योर माइक।
तो पोएट अब यहाँ बोल रहा है लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट सिंगिंग हैम्स अनविडन। इन पहले 3 लाइन्स का मतलब समझिए। देखो, जब स्काई लार्क आसमान में गा रहा है तो पोएट को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके अंदर एक पोएट जो है वो छिपा हुआ है। लाइक अ पोएट हिडन, द स्काई लार्क इज सिंगिंग लाइक अ पोएट हिडन। व्हेन ही सिंग्स it looks like that skylark is a poet. The poet is thinking like this, and that's why the poet here says, like a poet hidden in the light of thought, singing hands unbidden. मतलब कह रहा है कि अपने विचारों के प्रकाश में तुम एक पोएट की तरह बिना किसी के आज्ञा दिए हुए तुम हैम्स को गा रहे हो। बिडन का मतलब होता है किसी को आज्ञा देना, मतलब बोलना कि चलो अब गाओ। तब कोई बंदा गाता है तो उसे बोलते हैं बिडन। अगर अपनी मर्जी से गा रहा है तो उसे बोलते हैं अनबिडन। क्योंकि इसके पास इतने प्रोफाउंड थॉट्स हैं स्काई लार्क के पास में, इसलिए उसे किसी की भी आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ रही है वो, और उसके अंदर एक पोएटिक टैलेंट है। इसी के कारण वो ऑटोमेटिकली अपने थॉट्स के प्रकाश में जा करके या फिर इन्फ्लुएंस में आकर के वो गाने लगता है, और इसीलिए पोएट ने उसको यहाँ पर एक पोएट की पदवी से नवाजा है। क्लियर? यस सर। जी सर। और ये कब तक गाता रहेगा? कब तक? टिल द वर्ल्ड इज रॉट टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर इट हीडेड नॉट। और देखिए, उसके विचार कोई ऐसे वैसे विचार नहीं है। जो स्काईलार्क सॉन्ग गा रहा है, अब चूंकि उसे पोएट का नाम दिया है तो आप समझ सकते हैं पोएट का काम क्या होता है। भाई एज अ सोशल रिफॉर्मर काम करना है ना, जो सोसाइटी में पिक्चर है उसको बिल्कुल वैसे ही डिपिक्ट करना, लोगों को अवेयर करना है ना, उनके व्यवहार को रेक्टिफाई करना, ये पोएट का काम होता है। तो बोल रहा है कि आप अपने विचारों के प्रभाव में आकर आप बिल्कुल अनबिडन तरीके से आप हैम्स को गा रहे हैं, और वो हैम्स कब तक आप गाते रहेंगे, कब तक चलते रहेंगे? जब तक ये वर्ल्ड जो है वो रॉड का मतलब आप यहाँ पर लगाइए ब्रॉड, नहीं ला देता है टू सिंपैथी विद होप्स। एक दूसरे के प्रति सिंपैथी जाग जाएगी आशाओं के साथ में, आशाएं जुड़ने लगेंगी एक दूसरे के साथ में। एंड फियर इट हीडेड नॉट, और फियर जो है यहाँ पर वो हीड नहीं कर पाएगा। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, तो फियर माने डर, इट माने इसको हीडेड मतलब ध्यान नहीं दे पाएगा। कुल मिलाकर कहने मतलब ये हो कि फियर की वहां पर कोई जगह नहीं रहेगी। अब इसके जो गीत हैं वो ऐसा प्रभाव डाल देंगे लोगों के प्रति आशाओं के साथ में सिंपैथी भी जाग जाएगी। ठीक है, बात तो समझ में आई आपको? इन 5 लाइंस का मतलब समझ में आया? सर लास्ट 2 लाइंस प्लीज सर। यस सर। हाँ, वो जब तक गाता रहेगा, टिल माने जब तक कि द वर्ल्ड माने संसार, इज माने है, ब्रॉड माने लाया, जब तक, टू माने तक, सिंपैथी, विद माने साथ में, होप्स के, ये तब तक गाता रहेगा जब तक ये संसार में सिंपैथी नहीं आ जाएगी आशाओं के साथ में। एंड माने और, फियर्स माने डर, इट हीडेड नॉट, और डर जो है इस चीज को, मतलब ये जो आपका सॉन्ग है, सॉन्ग को फियर वेयर की कोई जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो भी उस चीज से नहीं डरेंगे, मतलब उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि इसमें जो गीत गा रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई फियर है नहीं, तो इसको भी डरने की जरूरत नहीं है। और वर्ल्ड में और जो लोग हैं वो भी इसके गाने को सुनकर मोटिवेट होंगे, सिंपैथी उनके अंदर आएगी, होप्स आएगी, तो फियर का कोई मतलब वहां पर नहीं रहेगा। तो फियर इट हीडेड नॉट, ठीक है, फियर को इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई अभी? हाँ जी सर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब लास्ट पढ़ाएंगे, बस लास्ट है, इसके बाद हम लोग आज को ओवर करेंगे। अब अगला, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि पोएट बोला है उसको, अब यहाँ पर क्या बोलने वाला है? like a high born maiden in a palace tower, soothing her love laden soul in secret hour with music sweet as love which overflows her power। अब यहाँ पर एक पिक्चर से क्रिएट की है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा और आपके ऊपर से बाउंस मार जाएगा। मान लो ये एक पैलेस है, और पैलेस के ऊपर ये एक मान लो बालकनी सी बनी हुई है, टावर है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से
पेड़ और वगैरह यहाँ पर खड़े हुए हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर वो कन्या जो है वो खड़ी हुई है। तो लाइक अ हाई बॉर्न मैडम, हाई बॉर्न का मतलब जो उच्च कुल में पैदा हुई एक स्त्री, एक जो कन्या है उसके जैसी। समझना बात को, दो चीजें यहाँ पर हैं। लाइक अ हाई बॉर्न मैडम, तुम बिल्कुल उस हाई बॉर्न मैडम के जैसे हो इन अ पैलेस ऑफ टावर, जो एक अपने महल के टावर में सूद कर रही है, अपने आप को कंसोल कर रही है, हर लव लैडन सोल, अपने प्रेम से भरी हुई आत्मा को अपने सीक्रेट आवर्स में, मतलब कुछ खाली घंटों में अपने लव लेडन हर्ट को, अपनी सोल को उस पैलेस के टावर पर बैठकर सूद कर रही है। किसे? विद म्यूजिक स्वीट एज लव, प्यार वाली म्यूजिक के साथ में। अब अगर किसी को प्रेम हो जाएगा तो उसे प्यार वाले गाने अच्छे लगते हैं। ऐसा 90% होता, 10% नहीं। प्यार नहीं होता उनको भी गाने अच्छे लगते हैं, ऐसी बात, ठीक है? तो कृपया करके ये डिस्प्यूट ना करें। तो सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि उनको प्यार होगा तो फिर सीधी बात, प्यार वाले गाने उनको अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये सूद करेगी चीज। तो वो भी बिल्कुल वैसे ही प्यार भरे संगीत जो है वो गा रही है अपने सीक्रेट आवर में, पैलेस के टावर पर बैठकर एकांत में, विच ओवरफ्लोज हर भावन। और वो जो गीत गा रही है वो गा तो वो पैलेस के टावर पर रही है, यहाँ पर बैठे बैठे, लेकिन ये जो संगीत है उसका साउंड जो है यहाँ पूरा बावर मतलब गार्डन में भी उसका गूंज रहा है। तो उसी तरीके से पोएट, उसी तरीके जब स्काइलर आसमान में गा तो आसमान में रहा है, परंतु दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, जैसे वो नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ और सब है, यहाँ पर सब पेड़ वगैरह हैं। तो यहाँ पर वो खड़ी हुई है तो पेड़ों की आड़ में वो छिप जा रही है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही है बावर में। इसलिए लोगों को महसूस हो रहा है कि ये हाईबॉर्न मैडन है जो कि पैलेस टावर में खड़ी हुई है और अपने खाली के समय में अपने जो लव लेडन जो सोल है और जो हर्ट है उसको सूद कर रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अभी भी कोई डाउट है इसमें? अच्छे से सर। सर सूदिंग मीन्स क्या होता है? क्लियर हो। कंसोल करना, कंसोल करना। जी ठीक जी, है। थैंक तो चलिए आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, चलिए एक और पढ़ा दे रहे हैं, एक और पढ़ लीजिए, इसके बाद एंड करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा है कि पोएट बोल दिया, पोएट से इसका कर दिया कंपैरिजन। अभी क्या मैडन के साथ में हाई वॉन मैडन है, लो वॉन मैडन कर सकता है, वहां पर याद रखिएगा हाई वॉन मैडन है, ठीक है? हाई वॉन मैडन है। तो ये एक और चीज समझ लीजिए, ये सारे आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 5 स्टार लगाइए, इसमें भी 5 स्टार लगाइए, और नीचे वाले में भी 5 स्टार आपको लगाना है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आवर विद म्यूजिक स्वीट एज लव व्हिच ओवरफ्लोज हर बावर। ठीक, यहां से आ सकता है। तो बेसिकली हम जब इन लाइंस को देखेंगे तो हम ये गेस नहीं कर पाएंगे कि ये स्काइलर की है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी लड़की की बात हो रही है। तो अगर सही से नहीं पढ़ा है तो बेसिकली आप फिर टिक नहीं करेंगे और उसी पोएम की तरफ जाएंगे जिसमें प्रेम प्रसंग वाली चर्चाएं होंगी, क्योंकि ये चीज हमको बहुत अट्रैक्ट करती है। यस और नो? सही यस सही। सर। सही है, म्यूचुअल फंड एकदम सही है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन इन अ ड्यू, in a dell of dew, scattering and beholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view। अब यहाँ पर क्या कह रहा है पोएट? तो आप सभी लोग जुगनू तो जानते होंगे, जुगनू आप लोगों ने देखा है? यस सर। यस सर, यस सर देखे हैं। चलिए वेरी गुड। तो वहां पर ग्लो वार्म का मतलब जुगनू है, ठीक? तो तुम बिल्कुल उस ग्लो वार्म के जैसे हो जो अपनी गोल्डन लाइट को, ठीक है, इन अ डेल ऑफ ड्यू। डेल ऑफ ड्यू का मतलब क्या था? जैसे ड्यू तो जानते हैं ओस है, और ओस वाली डेल का मतलब आप समझ लो घाटी में। तो कहीं ओस जहां पर बहुत ज्यादा पड़ी हुई है वहां पर एक कोई घाटी वगैरह है, वहां पर ये ग्लो वार्म है, वहां पर ये जुगनू है और अपनी गोल्डन लाइट को स्कैटर कर रहा है। स्कैटर कर रहा है वो भी कैसे? अनबिहोल्डन। बिहोल्डन का मतलब होता है देख लेना, और अनबिहोल्डन का मतलब जिसको आप ना देख पाए। तो जैसे आपने रात में देखा होगा कई बार कि लाइट तो हमें जुगनू की दिखाई पड़ रही, पर हमें ये नहीं मालूम हो रहा कि जुगनू यहाँ पर कहाँ है, वो नहीं दिख रहा है। तो उसी तरीके से आपको पता है कि स्काइलर की आवाज तो सुनाई पड़ रही है, स्काई में है कहीं ना कहीं, परंतु वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जिस तरीके से ये ग्लोबाल में अपनी रोशनी को बिखेर रहा है बिना दिखाई दिए हुए उस ड्यू डेल में, इन द सेम वे द स्काइलर इज आल्सो
scattering or flowing its song without beholding. ठीक है, without beholding. बस समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आई सर। यस सर। जी सर आई। तो स्कैटरिंग अनबिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू, एरियल ह्यू का मतलब कलर, बिखेर रहा है कहाँ, अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास, फ्लावर और ग्रास में, व्हिच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, और कहाँ से ये स्क्रीन हो पा रहा है, जब हम ध्यान देखते हैं ग्रास और फ्लावर की तरफ हम जब देखते हैं तब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर रोशनी आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई ग्लोवार्म होगा। तो विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, जहाँ व्यू से ये दिख पा रहा है। ठीक है, तो ये था इन लाइंस का मतलब। आई होप सर सर एरियल, सर एरियल मीनिंग, एरियल ह्यू, एरियल कलर का कलर, एरियल का मतलब जो भी हो, शायद आई थिंक येलो ही होगा एरियल का मतलब, क्योंकि ग्लोबाम तो वही गोल्डन ही कलर होगा, गोल्डन टाइप का मतलब रहता है। ओके सर, जी जी हाँ जी जी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन, लेट्स सी यू टुमारो, टिल बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट